We are starting today ME 307 Industrial Engineering Depreciation Unit Depreciation. It's Unit 8 I think, and we will take first part straight line method. And there are depreciation we have covered in two earlier units. Depreciation क्या होता है, क्यों करते हैं, अब उसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के क्या क्या तरीके होते हैं. डेप्रिसिएशन इज़ ए सिस्टमेटिक एंड रेशनल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर द लाइफ ऑफ एसेट्स. हम देख चुके हैं टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, तो उसके प्राइस को कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं साल भर पे. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट. ये कॉस्ट को एलोकेट एवरी ईयर करने का एक तरीका है. कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एक्विजिशन कॉस्ट यानी परचेज प्राइस माइनस सैल्वेज वैल्यू, उस वस्तु के काम में आने के बाद उसकी बची हुई कीमत. इसके कई मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग बैलेंस, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो अपन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड वन बाय वन देखेंगे विथ एग्जांपल्स. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवोल्यूशन मेथड. ये सभी प्रमुख मेथड हैं, तो इनको अपन वन बाय वन देखेंगे. आप कोई से भी 3 या 4 मेथड एग्जाम्स के हिसाब से तैयार कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच एवरी ईयर ए फिक्स्ड अमाउंट इज रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट. ये सबसे साधारण तरीका है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का, जिसमें हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट है उसको डेप्रिसिएशन के रूप में साइड में लिख दिया जाता है और वो पूरे टाइम हर साल एक जैसा ही रहता है. दिस अमाउंट इज अराइव्ड बाय द डिवाइडिंग द ओरिजिनल कॉस्ट लेस द एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू इफ एनी. जो भी कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे उसकी स्क्रैप की वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, जितने साल उसकी लाइफ है. जैसे 100 रुपये की चीज़ ली, 20 रुपये की लास्ट में बिकती है स्क्रैप, 80 डिवाइडेड बाई 5 साल चली तो डिवाइड बाई 5. तो उससे जो वैल्यू निकलेगी उसको अपन इक्वल एक ही उसमें बांट देते हैं सब सालों में आगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम विद एन एग्जांपल. स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्या हुआ, परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, जितने में वो एसेट परचेज किया गया था, माइनस अप्रोक्सीमेट सैल्वेज वैल्यू. जब वो स्क्रैप हो जाएगा उस समय उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 भी हो सकती है और वो 50% भी हो सकती है, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. सपोज दैट ए मशीन कॉस्ट्स ₹1 lakh and has an estimated useful life of 8 years and salvage value 20,000. तो देखिए परचेज प्राइस 1 लाख, 8 साल काम आएगी, उसकी लाइफ 8 साल मानी है और बिकेगी 20,000 की लास्ट में. इफ़ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. स्ट्रेट लाइन के तो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. तो एग्जाम में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आए तो ये भी समझ लीजिए आप कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड. इसको अपने को काउंट करना है इसका डेप्रिसिएशन का. ईच ईयर डेप्रिसिएशन वैल्यू बुक्स में कितनी लिखी जाएगी, तो फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू divided by estimated useful life, which comes 1 lakh minus 20,000 divided by 8, which comes out to be 10,000. So the machine will be depreciated 10,000 per year. हर साल उस मशीन की वैल्यू अपन 10-10 हज़ार कम करते जाएंगे, जिसको आप एक आगे चार्ट में देख सकते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर ईयर है, सेकंड कॉलम में कॉस्ट है, थर्ड कॉलम में डेप्रिसिएशन है, चौथे कॉलम में उसकी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर. तो पहले चीज़ 1 लाख की थी, यहाँ आप देख रहे हैं 1 लाख की चीज़ थी, डेप्रिसिएशन 10,000, 90 की रह गई. फिर दूसरे साल में 90,000 कॉस्ट थी, 10,000 फिर कम हुई, 80 रह गई, 80 फिर 10,000 कम हुई, 70 रह गई. तो इस तरह से यहाँ तो कॉस्ट कम होती जा रही है 10-10 हज़ार. यहाँ नई कॉस्ट कितनी है, जो यहाँ पे पिछले साल रह गई थी, वो 90 यहाँ गया, यहाँ 80 रह गई, वो 80 यहाँ आ गया. और यहाँ डेप्रिसिएशन 10 फिक्स है. तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 90 से 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, 70 से 60 हुआ, 60 से ऐसे ये घटता हुआ इसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है. अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में और क्या चीज़ें हैं. इस अब एग्जांपल से हम ये भी समझ सकते हैं कि नेट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट
8 साल बाद वो वैल्यू 20,000 रह जाती है। तो इस एस्टिमेटेड वैल्यू को 20,000 को अपन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। आई एम रिपीटिंग अगेन, सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि नेट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट दैट इन 8 years कम्स टू ₹20,000 विच इज़ इक्वल टू द एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, लास्ट में वैल्यू रह गई 20,000 जो एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू थी। हर साल 10,000 अपन कम करते गए और लास्ट की वैल्यू रह गई 20,000। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू डेप्रिशिएट द एसेट इन सच अमाउंट विच कैन बी रियलाइज्ड बाई सेलिंग ऑफ द एसेट आफ्टर द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो ये ऐसी वैल्यू आती है कि लास्ट में हमारी वैल्यू भी इसके 20,000 थी और 20,000 उसकी वैल्यू रह गई। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट की एक फिक्स परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए, कैलकुलेशन वापस कीजिए, क्या आ रहा है, ईयरली डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट। ईयरली डेप्रिसिएशन अपने कितना माना, 10,000, जो फार्मूले से आया, डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 100, परसेंटेज निकाला 10%। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन इज़ 10%। इस 10% के हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू, अब इसके एडवांटेज क्या हैं। अब वापस याद रखिए, एडवांटेज आएंगे तो डिसएडवांटेज भी आएंगे। तो पहले अपन एडवांटेज देखते हैं। सबसे सरल मेथड है डेप्रिसिएशन का, ईजीएस्ट वे है किसी भी दूसरे मेथड से। आपने देखा होगा, परचेज प्राइस माइनस साल्वेज प्राइस डिवाइडेड बाई इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स। वंस द अमाउंट इज कैलकुलेटेड, अमाउंट इज रिटर्न ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ईयर आफ्टर ईयर इन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इज ओवर। ये हम इसको वापस इस चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमाउंट यहाँ डेप्रिसिएशन के बाद बचा 90,000, वो 90,000 नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग कॉस्ट बन जाती है। फिर यहाँ पे 80,000 बचेगा, फिर ये नई कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पर इस बात को लिखा है कि ये जो एसेट है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन के रूप में बुक्स में लिखते हैं और ये एस्टिमेटेड लाइफ बन जाती है। इसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें कैलकुलेट करने की। हर साल एक बार फिक्स हो गया, वही हर साल चलता रहेगा। दिस मेथड हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट टू 0। इसको अपन 0 वैल्यू भी ला सकते हैं। इतना अमाउंट रखें हैं डेप्रिसिएशन का, लास्ट की वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ इस केस में 20,000 थी। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि एवरी ईयर कांस्टेंट अमाउंट आपको लेस करना है। चाहे चीज़ नई हो चाहे पुरानी हो, वो 10,000 रुपये शुरू में भी होंगे और 10 साल बाद भी 10,000 रुपये लेस करने हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ सम एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी, द रिपेयरिंग एक्सपेंसेज इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर एज द एसेट वेयर आउट ड्यू टू यूज एंड पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वो एसेट काम में आता जाता है, काम में आने की वजह से घिसता है, टूटता है समय के साथ में, रिपेयरिंग के एक्सपेंसेज भी जुड़ते हैं, लेकिन वैल्यू वो 10,000 ही लेस करनी है अपने को। तो ये एक तरह का इसमें ड्रॉबैक है ये। इसका रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट द टोटल चार्ज टू बी रेवेन्यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। अब इसका नुकसान क्या है, चार्ज तो हर साल बढ़ता जा रहा है, रिपेयरिंग का भी, खर्चों का भी। तो टेक्निकली अपने को डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है अपनी एक्सपेक्टेशन से, और शुरू में चीज़ बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अपन फिर भी 10,000 रुपये निकाल रहे हैं। इसलिए ये मेथड सूटेबल नहीं है फॉर वियरिंग एसेट लाइक मोटर व्हीकल, प्लांट और मशीनरी के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अपन जनरली काम में नहीं लेते। अब शुरू में अपन कहते हैं ना 3 साल तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो पैसे अपन अननेसेसरी रख रहे हैं साथ में, और लास्ट में ज़्यादा हो रहा है फिर भी उतने ही पैसे साइड में रख रहे हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। If there are any addition in the main asset, then the calculation for depreciation made earlier will not be valid anymore and a fresh calculation of depreciation will be required। अगर कोई भी एडिशन हुआ है बाद में उस मेन एसेट में, जिसकी वजह से मान लीजिए कोई अटैचमेंट लगाया, अब उसमें उसका प्राइस जुड़ेगा, तो आपको फिर दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये इसका डिसएडवांटेज है, वो पुरानी कैलकुलेशन इसमें काम नहीं आएगी। और अगला डिसएडवांटेज क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में depreciation we can conclude that in spite of being easiest in calculation, this method is not suitable for wearing assets। जो समय के साथ में घिसते जाते हैं, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, उनके लिए ये मेथड काम का नहीं है।
However, this method is suitable for assets that depreciate due to efflux of time such as patents, leases, also for less costly assets such as furniture, fixture. फर्नीचर के लिए, फिक्सचर के लिए कोई पेटेंट किया हुआ है, कोई लीज पे जगह ली हुई है, तो उन सब के लिए तो सेम अपन कह सकते हैं ना, हर साल इतना रुपए अपन लेस कर रहे हैं या उसका साइड में रख रहे हैं डेप्रिसिएशन का, जो इसमें कोई वियर टियर तो है ही नहीं। पेटेंट में कोई वियर टियर नहीं है, लीज में कोई वियर टियर नहीं है, फर्नीचर में जनरली कोई वियर टियर इतना नहीं होता, मामूली मेंटेनेंस होता है, तो वहाँ तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड सही है। तो ओवरऑल क्या निकल के आया, ऐसे आइटम जो समय के साथ में जिनमें टूट फूट बढ़ती जाती है, घिसते जाते हैं, डैमेज होते जाते हैं, उनमें स्ट्रेट लाइन मेथड काम नहीं करता। स्ट्रेट लाइन मेथड उन्हीं में काम करता है जो अपनी पूरी लाइफ में अपन ये मान के चलते हैं कि इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड था, एग्जांपल आपने देख ही लिया। बस इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है, जो अगला एक मेथड आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उसमें यहाँ पे चार्ट में आप देखिए, यहाँ पर सेम प्राइस जितना डेप्रिसिएशन है वो फिक्स है कॉलम, यहाँ पे 10-10 हज़ार उतने ही कम होते जा रहे हैं, और यहाँ भी लास्ट वैल्यू यहाँ की फ़र्स्ट वैल्यू बन जाती है, और ये हमने स्क्रैप वैल्यू डिसाइड की थी तो 20,000 लास्ट में रह जाती है। तो इस मेथड के इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इससे आपको इससे